बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ठीक शहजाद? ठाक। खैरियत से हैं? लेकिन बहुत से लोग इस मरतबा बहुत दुखी हैं और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी हसरत हर मुसलमान की जो है वो ये होती है कि वो फ़रीज़ा हज अदा करे, वो मक्का मुकरमा जा सके, मदीना मुनव्वरा जा सके, उम्रे की सादत हासिल कर सके। कई ऐसे लोग हैं जिनकी ये अव्वलीन कोशिश होती है कि जब भी उनके पास वसाइल हों और जब भी उनको मौका मिले वो उम्रे की अदायगी जो है वो उसके लिए जाएं। और इस मरतबा आप जानते हैं कि हज का जो फरीज़ा है उसके लिए पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी, इस साल जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी और ये ख्वाब देखा था कि वो इस मरतबा जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस जो है वो पहुँचेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मरतबा भी कोविड-19 की इस वबा के पेश नज़र ये ख्वाब जो है ये इसको ताबीर नहीं मिल सकी और एक बड़ी ही तकलीफ़ दे सूरत हाल जो है वो हमें देखनी पड़ी। आज हम प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़रीज़ा हज के दिन हैं, फिर उसके बाद ईद उल अज़हा आ रही है। कोविड-19 का जो ख़तरा है इस वबा का वो सर पे उसी तरह से मंडला रहा है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा इस मरतबा ये जो वेरिएंट है इसको ख़तरनाक कहा जा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरब में बड़े खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में 10 अस्पताल और 82 तिब्बी मराकज़ जो है वो सिर्फ हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए तैयार हैं। और इस मरतबा पाकिस्तानी जो हैं, एक तो ज़ाहिर है उनको मायूसी सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को मायूसी हुई क्योंकि सिर्फ 60,000 जो लोग हैं मकामी वो भी जो इस मरतबा हज का फरीज़ा अदा करेंगे। सो एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है क्योंकि इससे पहले भी 2019 में और 18 में हम ये सुन रहे थे कि इसमें तौसी हो रही है, तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी टोटल जो हुज्जाज कराम हैं उनकी, और पाकिस्तानी जो है उसमें उनका भी इजाफा जो है वो किया जाएगा। लेकिन जाहिर है वो सारे के सारे मामला जो हैं वो वहीं पर रह गए इस कोविड-19 की वजह से। इस वक्त हमने दावत दी है प्रोग्राम में नूरुल हक कादरी साहब को, फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स। बहुत शुक्रिया नूरुल हक कादरी साहब आपके वक्त के लिए। सर, एक तो ये कि जितने लोग हम ये जानते हैं बड़ी अच्छी तरह कि हर साल जो है वो हज के लिए जाते हैं सादत हासिल करने के लिए। हम ये देख रहे थे कि बातचीत चल रही थी और सऊदी हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि उसमें तोसी हो, लेकिन अब तो ये हाल हो गया कि सिर्फ 60,000 मकामी लोग जो हैं वो हज का फरीज़ा अदा कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि इसके ऊपर आप कुछ फरमा दीजिए कि ये कितनी मुश्किल सूरत हाल है और बहुत सारे लोगों ने ज़ाहिर पेमेंट्स की हुई हैं, तो क्या हुकूमत इस मसले को भी एड्रेस कर रही है ट्रैवल एजेंट्स के साथ कुछ कुछ लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए? जी शुक्रिया मुझे अपने साथ गुफ्तगू में शरीक करने का। असल में इस दफा किसी ने पेमेंट नहीं की है, ना किसी ने अदायगी की है हज के हवाले से। जी और उम्रा को कुछ दिनों तक उन्होंने विद एसओपी जो है चलाए रखा था, जी इजाजत दी थी मुख्तलिफ ममालिक से। फिर अपने रिपोर्ट्स और हालात को देखकर उन्होंने रमजान के दौरान, फिर रमजान के फैसला बाद किया। जी उम्रे पे भी पाबंदी लगा दी। जी और इस दफा तो हज इसी तरह एक अरसे से, मतलब एक केस पे डिस्कशन उनके साथ हमारी भी हो रही थी, उनके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की और इदारों की और अदालतों की आपस में भी मुशावरत हो रही थी। तो फिर सब ने आपस में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारों में, दाखिला उमूर में, सेहत में, हज उम्रा की वजारत में, सियाहत में, और जाहिर है उन्होंने कंसल्ट करना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। तो उन्होंने फिर ये मुनासिब समझा कि हज को एक महदूद पैमाने पर सिर्फ अंदरून मुल्क सऊदिया के अंदर जो मुख्तलिफ नेशनलिटीज और कौमियतों के लोग हैं जी उनका एक हज करवाया जाए। और ये 60,000 आदमीन जी हज का उन्होंने फिर फैसला किया। ठीक। ठीक। मिनिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब चूँकि महदूद आपने ख़ुद कहा कि लोग वहाँ पे हज करेंगे, तो ये सिर्फ इसी हज तक महदूद रहेगी क्योंकि सूरत हाल तो तब्दील हो रही है। सऊदी अरब ने एश्योरेंस दी है कि फ़ौरन हज के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उम्रे की अदायगी के लिए भी जाते हैं, कोई ऐसी डेट बताई कि उस वक़्त से उम्रा खुल जाएगा? उन्होंने वैसे इशारे दिए हैं, दिया है कि हज के फौरन बाद विद एसओपीज जो है उम्रा वो खोलेंगे। और जाहिर है हुकूमत, सऊदी अरब की हुकूमत अपनी ख्वाहिश से, अपनी रजा से
या अपनी कोई उनका इस वजह नहीं है कि वो इस तरह का फैसला कर रहे। हज और उम्रा के न होने की वजह से खासकर हिजाज मुकद्दस के जो 3 शहर है, जद्दा, मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जी। वहाँ के इकानमी में भी पिछले साल इसकी इकानमी और इक्तिसाद को एक बहुत बड़ा दचका लगा है जी, हज और बिल्कुल। उम्रा के न होने की वजह से। और मकामी वो जो होटलिंग की बिजनेस है, बसेस की और टैक्सीज की बिजनेस है, ट्रेवल एजेंसी और हज और उम्रा के टूर ऑपरेटर जो है वो सारे बड़े परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो बहरहाल उनके लिए सऊदी अरब कोई न कोई इस तरीके से विद सुपीज एक महदूद तादाद में शायद हज के बाद जो है उम्रा से शुरू करेगी। और इंशाअल्लाह ताला जब सारा दुनिया वैक्सीनेटेड हो जाएगा और ये जो लहर मुख्तलिफ लहर है कोरोना के थम जाएंगे तो इंशाअल्लाह हरमैन शरीफैन की रौनक है और हज का सिलसिला दोबारा पहले की तरह इंशाअल्लाह और उससे भी बेहतर शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा सर, ये भी फरमा दीजिए ज़रा, हम ये चाहेंगे आपकी अपनी भी जो अपने तासुरात हैं और आपकी अपनी जो राय है। ज़ाहिर 2 साल से पाकिस्तानियों समेत पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो उस तरह से हज का फरीज़ा नहीं अदा कर पा रहे, नहीं जा पा रहे। तो एक तो आपके इस पे क्या तासुरात हैं, दूसरा ये कि जो वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जिस तरह से पूरी दुनिया में जारी है पाकिस्तान समेत, और दूसरे ये कि जो इंतजामात इस मरतबा सऊदी अरब में हम ख़ास तौर पे देख रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, तो क्या कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि सूरत हाल बेहतर होगी? हालांकि इस पर अभी कबल वक्त है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं जानते हम कि क्या हो, लेकिन फिर भी ये अभी जो इस दफा वो एक यूं समझे कि एक रिहर्सल कर रहे हैं अगली दफा एक ऐसे बड़े पैमाने पर हज कराने का विद सेम एसओपीज इसी तरीके से अगर जरूरत उनको हुई तो एक बड़े पैमाने पे हज कराने का ये इस दफा एक रिहर्सल कर रहे हैं। और जाहिर है हरमैन शरीफैन की हज से महरूमी का एक हर मुसलमान की तरह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उम्मती की तरह एक तड़प और एक जज्बा तो हम सब का है कि काश ये होता और बहुत सारे लोग हाजिर होते और जितने पाकिस्तान से लोगों की ख्वाहिश थी 2-2.5 लाख लोग उधर हाजिर हो जाते और पूरे हज का इज्तिमा 30-35 लाख लोगों का इज्तिमा होता। लेकिन चूंकि सऊदी अरब की हुकूमत भी उनके यहाँ उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया के आज़मीन हज जाते हैं और उनकी सेहत का उनकी जानों की हिफाजत के कोई मामूली काम नहीं है। और फिर अगर खुदा न खास्ता हज के बाद कोई बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैल जाता है तो जाहिर है वो हज की तरफ लोग मंसूब करेंगे। सऊदी हुकूमत और वजारत हज के इंतजाम के हवाले से नुक्स साबित करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने इस हवाले से बड़ा मुहताद और एस्टिमेटेड फैसला किया है। ठीक, मिनिस्टर साहब, हज ही के ऊपर एक सवाल मेरा और है आपसे, वो ये कि एक तो आपने देखा होगा कि दुनिया भर में अब खेलों की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, स्टेडियम्स में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और बड़े करीब करीब बैठे होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो वैक्सीनेट लोग हो गए उन्हीं को इजाज़त मिलती है। तो यकीनन आपने ये टेकअप किया होगा सऊदी हुकूमत से भी कि जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं और जिस वैक्सीन को सऊदी अरब तस्लीम करता है उन लोगों को इजाज़त दी जाए। यकीनन ये आपकी बात हुई होगी। और दूसरा ये कि पहले एक बात हुई, कुछ लोगों में कंसर्न था कि सऊदी अरब चाइनीज़ वैक्सीन जो पाकिस्तान में एडमिनिस्टर हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये अब ये चीज़ रिवर्स हो गई है। अब जो भी पाकिस्तान से वैक्सीनेट होके हमारे वहाँ पे एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज जा रहे हैं उनके लिए कोई इशू तो नहीं है अब? ये इशू तकरीबन साइनोफार्म तो उन्होंने मंजूर कर लिया है। उसमें बाकी भी जो वैक्सीन है उसकी भी उनके साथ बातचीत चल रही है और ये इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। और जो आप मुआवजा कर रहे हैं खेलों के उस मैदान का, एक तो ओपन एयर में उनकी वैक्सीनेटेड लोगों का और कोई मुआवजा नहीं है। मतलब है कि 30 लाख लोगों के इज्तिमा का और 30 लाख लोगों का जो ये इज्तिमा है ये तो 1 या 2 दिन का, 1 घंटे 2 घंटों का नहीं होता। ये तो मतलब 4-5 दिन जो हज के दिन है ये तो इतने लंबे वक्त का इज्तिमा है। तो इसमें जाहिर है एहतियाती तदाबीर उससे जरा और ज्यादा हो जाते हैं। बहरहाल हमने उनसे ये कहा था कि अगर आइंदा के लिए और आइंदा भी इंशाल्लाह इसी पे हम फोकस करेंगे, जोर देंगे कि वैक्सीनेटेड लोगों का और इस फीस के साथ इस तादाद को बढ़ाया जाए।
ठीक है। अच्छा मिनिस्टर साहब, ईद उल अज़हा ज़ाहिर है बिल्कुल सर पे है और मंडियों में लोग जा रहे हैं, फिर ज़ाहिर है कुर्बानी की जाती है, इज्तिमात होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं। सो इस हवाले से कोविड-19 को सामने रखते हुए किस किस्म के इक़दामात किए गए हैं, अब जिनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? इस हवाले से पुराने पिछले साल के जो एसओपीज हैं उसी का अदा किया जाएगा। इसमें इज्तिमाई कुर्बानियों को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानियों के जरिए से इस एसओपीज को उन ऑर्गेनाइजर को एसओपीज के बारे में आगाह भी किया जा सकता है और पाबंद भी किया जा सकता है। इसलिए हमने इस दफा भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का या उन्हीं फलाही इदारों की कोशिश की जिनको हम इनकरेज करें और वो इज्तिमाई कुर्बानियों का जो एक रविश है उसको ज्यादा फरोग दिया जाए। बाकी मेला जो है मंडी मवेशियां, उसके हवाले से पहले से तशद्दा एसओपीज है जो कि प्रोविंशियल हुकूमत और दिल्ली हुकूमत है उसके हवाले से अलर्ट है। ठीक। अच्छा मिनिस्टर साहब, आपने भी जिक्र किया कि जो सऊदी अरब की हुकूमत और वो 3 शहरों का जहाँ पर जिनकी जो मईशत है बुरी तरह मुतासर हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये हज टूर ऑपरेटर्स हैं या उम्रा जो कराते हैं, वो भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उस कारोबार से वाबस्ता हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यकीनन उन्होंने आपसे भी रब्ता किया होगा कि किसी मद में उनको कोई मदद की जाए, क्योंकि उनका कारोबार तो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर इसी चीज़ पर चलता है। ये जाहिर है पाकिस्तान तो हर तरह हर तजारत का या हर बिजनेस का इस हवाले से कोई ऐसे इंसेंटिव्स या सब्सिडीज नहीं दे सकता, लेकिन उन पे जो टैक्सेस थे इन कंपनियों पे पिछले साल भी और इस साल भी बजट में बाकायदा बजट का हिस्सा बना के उन टैक्सेस को जो उनके बैरून मुल्क खर्चे होते थे और इधर जो इनके ऑफिस वगैरह के खर्चे अखराजात और जो टैक्सेस थे उन टैक्सेस को बजट में माफ किया गया है। सही। अच्छा, इसमें मिनिस्टर साहब, ज़ाहिर है ये जो टाइम है ये 2-3 महीने का बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले हज के इंतज़ामात, ज़ाहिर है पहले तो यहाँ से लोग जाते थे, इस मरतबा नहीं गए, फिर उसके बाद ईद कुर्बान और फिर आगे हम देख रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम जो है वो भी शुरू हो रहा है। तो ज़ाहिर है उसके हवाले से भी पहले से कोशिशें और जो इकदामात हैं उसके हवाले से प्लानिंग हो रही होगी। मैं जानना चाहूँगी इसके ऊपर क्या कुछ काम हो रहा है? मुहर्रमुल हराम और मजहबी तकरीबात या ईद के इज्तिमात, जब आप बड़े बड़े पॉलिटिकल जलसे आज़ाद कश्मीर में होते हैं लाखों लोगों के, और उसमें तमाम सियासी जमातों की क़यादत जमा होती है और एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ लोगों कंधे से कंधा मिला के बैठे होते हैं, और उस दौरान आप उनको कहें कि वो तो ठीक है करे, लेकिन मजहबी इज्तिमात न करे या मुहर्रम के इज्तिमात न करे या रबीउल अव्वल के इज्तिमात न करे या ईद उल अज़हा के इज्तिमात न करे, तो फिर उनको कायल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से हमें भी एक शदीद किस्म की तशवीश है। फिलहाल इस हवाले से अगर इनकी उसी कोई पॉलिसी बनाती तो फिर सबके लिए होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं, इस पे 1000 सवाल उठते हैं कि सिर्फ शायद मजहबी तकरीबात ही निशाना है और उसको पाबंदी रखी जाए। ठीक। तो मिनिस्टर साहब, मुहर्रम के जो जुलूस निकलते आए हैं या निकलते हैं उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, एक सवाल। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये एक बड़ा हसास किस्म का महीना होता है, इसमें जो इंटरफेथ हार्मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो थोड़ा सा वो बता दीजिए कि आप मुख्तलिफ उलमा इकराम जो मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई ऐसी बात ना हो कि बदमज़गी या कोई ऐसा पूरी एक प्लान बनाई हुई है और मुख्तलिफ मसालिक के जो ज़ुअमा है, लीडर है, क़यादत है, सरकर्दा शख्सियात है, उनसे राब्ते में है और कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह का माहौल ना हो जिसमें एक दूसरे को गैज़ व गज़ब का निशाना बने, एक दूसरे की जज्बात को ललकारने की कोशिश की जाए, या ऐसा माहौल हो जो कि खुदा न खास्ता हमें की एक बड़ी अफरा तफरी या इंतशार की तरफ ले जाए। इस हवाले से हमारी मीटिंग भी अब ईद के फौरन बाद शुरू हो जाएगी मुख्तलिफ चीदा चीदा शख्सियात के साथ, और उसमें यही हम तलकीन करेंगे कि एक दूसरे के साथ एक उसके लिए भी हम कोई
ज़ाबिता अखलाक बनाएं, और एक ऑलरेडी हमारे साथ पिछले मुहर्रम अल हराम का एक ज़ाबिता अखलाक बना हुआ है, सही। उस पर अमल दरामद की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर, हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही वैलिड पॉइंट जो उन्होंने रेज़ किया। खुद से ही उन्होंने ये जो पॉलिटिकल जलसे हो रहे हैं, इंतखाबी मुहिम जो चल रही है, उसके हवाले से उन्होंने बात की कि अगर उस पर पाबंदी नहीं है तो फिर मजहबी जो इज्तिमात होते हैं उसके ऊपर पाबंदी आप कैसे लगा सकते हैं। सो ये सबके लिए एक ही जैसे रूल्स जो है वो होने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है उसको खुद सोचना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं एहतियात करनी चाहिए और जाहिर है कि ईद उल अज़हा है, फिर उसके बाद मुहर्रम उल हराम है, उसमें भी SOPs को फॉलो जो है वो किया जाना चाहिए और हुकूमत को भी इस हवाले से इक़दाम ज़रूर उठाने चाहिए। नाज़िन, हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं और जाहिर है कि ईद की आमद है। सो इस वक्त जो सूरत हाल है हम ऑलरेडी ये देख रहे हैं कि जो केसेस हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और फिर जो डेल्टा वेरिएंट है इसके बारे में ये बार बार तंबीह की जा रही है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सो इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और अवाम किस हद तक सीरियस ले रहे हैं सारी सूरत हाल को, SOPs को किस हद तक फॉलो कर रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हसन उरूज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DG हेल्थ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जरा थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद में भी और ओवरऑल। जी, सबसे पहले तो रजा आपको, मिस्टर बुखारी को, तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। जाहिर है ये एक ओकेजन्स के मौके पे ये वायरस ऐसा है जो जिसकी आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें पिछले 1.5 साल में जो हमें तजुर्बा है जी। वो तमाम के तमाम ओकेजन्स के मौके पे इसके फैलाव हुआ है। अभी आप देखिए कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार जो परसेंटेज है तकरीबन 3 हफ्ते से 1 से लेके 2 पे गई, फिर 5 पे गई, फिर 8.5 तक इस्लामाबाद की, और जनरली परसेंटेज पूरे पाकिस्तान में बढ़ी है, विच इज वेरी हाई। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग। ये जो इंडियन वायरस है खास तौर पे, वी शुड नॉट कॉल इट डेल्टा वायरस, क्योंकि इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। मैं तो इसको क्लियर कट इंडियन वायरस कहता हूँ, बल्कि टू बी ऑन अ लाइटर नोट, ये मोदी वायरस है जो फैला है पूरे दुनिया में और जिससे हमें रिस्क पे डाल दी। ये बकरा ईद के मौके पे खास तौर पे मेरा तो पैगाम यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को कम से कम मलूज़े खातिर रखा जरूर जाए, क्योंकि देखिए ये हमारा एक रिलीजियस सोशल ओकेजन है जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। सिर्फ जो चीज फकत आप अवॉइड कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मास्क को ना आप अवॉइड ना करें। दैट इज द ओनली रेमेडी। वैक्सीन जितने लोग लगवा सकते हैं लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन की परसेंटेज अभी भी बहुत कम है। ठीक, तो रजा यही बात है। जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि अभी मीडिया पे खबर आई कि आपने जो सेकंड डोज या जो बूस्टर है उसका दौरानिया कम कर दिया, यानी कि अगर आज कोई शख्स वैक्सीन लगवाएगा तो अगली वैक्सीन जो 45 रोज़ या 60 रोज़ में लगनी थी वो उसको दौरानिया कम कर दिया, वो जल्दी लगाई जाएगी। इसकी वजह ज़रा बता दें कि अगर ऐसा है तो क्यों है, और जो तहकीकात के मुताबिक मतलब जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसमें वक्फा अगर ज़्यादा हो तो जो बूस्टर है वो ज़्यादा असर करता है। जी रजा साहब, ऐसा है वैक्सीन एंटीबायोटिक्स नहीं होती है। ये जैसे एंटीबायोटिक है ना, उनका आप दिन में 6-6 घंटे बाद या 8-8 घंटे बाद लेते हैं, 5 दिन तक लेते हैं, उसका कोर्स होता है। वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। वैक्सीन आप उसके जो ड्यूरेशन है उसमें वक्फा डाल सकते हैं, और बूस्टर डोज का मकसद ये होता है कि बूस्टर डोज जो एंटीबॉडीज आपके जिस्म में बननी होती है उसको इनहेंस करती है। तो इस पे भी तहकीकात हो रही है। जैसा कि जो वायरस, देखें जब वायरस नया था हमें इसकी मॉर्फोलॉजी या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता थी। इस तरह वैक्सीन के बारे में चूंकि बिल्कुल एक नई चीज शुरू हुई है तो हमें आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रहा है कि कितनी इफेक्टिव है, कितनी एंटीबॉडीज बनाती हैं, कितने लोगों को उसके बाद कोरोना पॉजिटिव होते हैं, कितनी इंटेंसिटी के साथ कोरोना होता है, और बूस्टर डोज किस वक्फे के साथ लगानी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, ये खबर दुरुस्त है कि उसका दौरानिया जो है 2 वैक्सीन्स के माबैन वो कम कर दिया गया है, इसकी वजह मैं जानना चाह रहा था। नहीं, दौरानिया तो मेरी जो इत्तलात है उसके मुताबिक कोई कम नहीं किया गया। जो एक रूटीन का रिकमेंडेड दौरानिया था वही रखा गया है।
ठीक। अलबत्ता ये हुआ था कि दौरानिया वैक्सीन की इनअवेलेबिलिटी की वजह से ज्यादा हो गया था जी, पहले कम था मेरे ख्याल में, पहले 21 दिन था शायद, फिर 40 या 42 दिन कर दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं बात जरा अपनी कंप्लीट थोड़ा कर लूँ कि इन वैक्सीन की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से दौरानिया बढ़ा दिया गया था, उसको अपनी ओरिजिनल दौरानिया पे ले आया, दोबारा से ले आया। ठीक है। अच्छा, दूसरे डॉक्टर साहब, एक तो ये कि ये भी कहा जा रहा है बरतानिया में ख़ास तौर पे एक रिसर्च के मुताबिक वहाँ पर जो अब केसेस ये डेल्टा वेरिएंट है जिसको आप इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं, उसके सामने आ रहे हैं, उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 47% जो है ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीनेट जो हो चुके हैं, जिनको वैक्सीन लग चुकी है। सो एक तो ये कि क्या इसके ऊपर मजीद हमें काम करना पड़ेगा कि डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए शायद डिफरेंट वैक्सीन जो हैं वो लगानी पड़ेंगी, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब भी किसी वायरस या बैक्टीरिया का वेरिएंट अपीयर होते हैं, मसला हमेशा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यही मैं आपको डेंगू से मिसाल दूंगा। डेंगू के वायरस के 4 वेरिएंट्स हैं दुनिया में, और जब आप एक के खिलाफ वैक्सीन बनाते हैं तो वो दूसरे के खिलाफ मौसर नहीं होती। इसी तरीके से जो कोरोना वायरस है, जब इसके वेरिएंट्स अपीयर हुए हैं, लेकिन एक और रिपोर्ट और रिसर्च के मुताबिक कुछ वैक्सीन जो हैं वो इंडियन वायरस के खिलाफ मौसर साबित हो रही हैं। मिसाल के तौर पर फाइजर के बारे में एक रिपोर्ट आई है, लेकिन ये तहकीकात जरा चलती रहेंगी और कम से कम 5-6 महीने बाद हम किसी हतमी नतीजे में पहुंचेंगे कि जितनी वैक्सीन इस वक्त 7 या 8 दुनिया में मौजूद है, चाइनीज वैक्सीन, अमेरिकन वैक्सीन, ब्रिटिश वैक्सीन, वो कितनी मौसर है तमाम वेरिएंट के खिलाफ। और एक और बात ध्यान में रखें कि वेरिएंट बंद नहीं होंगे, वेरिएंट नए से नहीं बनेंगे। और एक और आपको मैं टेक्निकली एक चीज बताऊं, जितना ये वायरस फैलेगा उतने ज्यादा वेरिएंट्स पैदा होंगे। तो जितना हम एहतियात करेंगे उतना कम वायरस फैलेगा, उतने कम वेरिएंट्स पैदा होंगे। वेरिएंट्स मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। जब जितना जो वायरस मल्टीप्लाई करता है तो कहीं वो उसकी मल्टीप्लिकेशन में एक नई चीज रिप्रोड्यूस होकर सामने आ जाती है। वो कम खतरनाक भी हो सकती है, ज्यादा खतरनाक भी हो। ठीक ठीक। अरे डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने 2 वैक्सीन की डोजेस लगवा ली हैं, क्या आपकी तहकीकात क्या कहती हैं, क्या डाटा है हमारे पास कि क्या उनको तीसरी डोज की भी जरूरत पड़ेगी या पड़ रही है या नहीं? एट द मोमेंट जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसके साथ ही हमको आपके सवाल को मैच करना होगा। फिलहाल जिन लोगों ने 2 डोजेस लगवा ली हैं, दैट इज इनफ। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उन्हें कि 2 डोजेस अल्लाह का शुक्र अदा करें जिनको मिल गई है, और जो अवेलेबल है वो जरूर लगवा लें, और इसमें ना पड़े कि मैं ये लगवाऊं या वो लगवाऊं। तमाम वैक्सीन में से सब जो मिलती है वो आप लगा लें। ये आने वाला वक्त बताएगा कि इम्यूनिटी कितनी इसकी बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। तो देखें, ये सालों लेती है किसी दवा की क्रेडिबिलिटी को साबित करने के लिए, ये कई साल कई महीने लगते हैं। चुनांचे अभी बहुत ही यंग बीमारी है, 1.5 साल पुरानी आई है, तहकीकात और रिसर्च रोजाना तब्दील हो रही है। लेकिन मेरा जो इल्म है, जो भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, मेरे मुताबिक इसकी बूस्टर डोसेस की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस फैमिली से इसका ताल्लुक है, कोरोना वायरस फैमिलीज, वो हर सीजनल फ्लू में वो जरूर उभरेगा। और जिस तरह फ्लू की शॉट्स की वैक्सीन नई आती है, इसकी वैक्सीन की बूस्टर डोज की यकीनन हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन एट द मोमेंट यही रिसर्च शो करती है कि 2 डोजेज आर इनफ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो टाइम होता है बिल्कुल ईद से कुछ दिन पहले का, 3-4 दिन पहले का, ये बड़ा क्रिटिकल और बड़ा ही सेंसिटिव होता है। मैंने खुद बड़े ज़रूरी काम से मुझे जाना पड़ा इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो मॉल है वहाँ पर, और वहाँ पे जो रश था वो देख के तो मैं तो खैर बाहर निकल आई, लेकिन लोग वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या ये मास्क तो अब ज़बरदस्ती उन्हें लगाने पड़ रहे थे क्योंकि जाहिर है वो मैंडेटरी था, कोई अंदर नहीं जाने देता उसके बगैर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हुकूमत ये नहीं कर सकती थी, आपने ये सजेस्ट नहीं किया कि कम से कम लोगों को या किसी भी शॉपिंग मॉल में या दुकान में तादाद का बता दिया जाए कि इतनी तादाद से ज़्यादा लोगों को नहीं आने दिया जाएगा? वो अगर हो जाता तो शायद सूरत हाल कुछ बेहतर होती। जो मैंने देखा है वो तो बहुत ही अफसोसनाक और बड़ा ही तशवीशनाक था। ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इससे इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है, लोगों की सोशल लाइफ भी जुड़ी हुई है।
आप जब लॉकडाउन खत्म करते हैं तो लोग एकदम से निकल आते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। हुकूमत बहुत सारे इकदाम कर सकती है, लेकिन वो सख्ती के में आकर नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक वक्त में तादाद का तो तयन किया जा सकता है ना, लॉकडाउन ना लगाएं, लेकिन आप कम से कम एक छोटी महदूद जगह के ऊपर कितने लोगों को जाना चाहिए जो सेफ है, वो तादाद तो पहले से तयन उसका तो किया जा सकता है। ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मतलब हमारे मुल्क में प्यूनिटिव पनिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस को लागू करना आपको भी इल्म है और मुझे भी इल्म है कि कितना मुश्किल है। और बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी बिजनेस खराब हो, क्योंकि साल डेढ़ से जो इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ है, इसमें हमको सबको साथ मिलकर चलना होगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स को कोऑपरेट करना होगा कि अगर वो चाहते हैं कि बड़े मॉल्स में हम बिल्कुल मुतय्यन कर दें कि 100 से ज्यादा लोग बहुत सेंट जॉर्ज में फॉर एग्जाम्पल किसी और बहुत बड़े मॉल में इतने, फिर उसकी आपको टाइमिंग भी करनी पड़ेगी कि एक आदमी कितनी देर गुजार सकता है। मतलब इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन बिल्कुल ये किया जा सकता है। बिल्कुल अदर थिंग्स एज वेल कि आप देखिए ना, आप उस किसी आउटलेट शॉपिंग आउटलेट को भी ये कहें कि आप अपनी दुकान में इससे ज्यादा लोग ना आने दें। हाँ। अगर एक मॉल में जा भी रहा है, लेकिन एक दुकान के अंदर 10 या 15, अगर बड़ा उसका रकबा है, 10 से 15 लोग ना आए तो मतलब किया तो बिल्कुल जा सकता है। आई एग्री विद यू, लेकिन देखिए ना, लोगों की तो समझ है कि लोग मास्क भी नहीं लगाते हैं। हम मतलब ये इंडिविजुअल बिहेवियर्स जो है ना, ये हुकूमत तो कानून लागू कर सकती है ना, लेकिन इन्फोर्समेंट में कम्युनिटी का बड़ा हाथ है। सही। आप किसको रोक, मस्जिदों में आप क्या कीजिए, मस्जिदों में आप कितनी तादाद में लोगों को रोकेंगे। मैंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ने का मुझे अंदाजा हुआ, मौका मिला, और वहाँ मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमती सतह के ऊपर एक हद तक इंतजामात इकदाम या सख्ती हो सकती है। अवामी सतह पर भी जो हमारी जिम्मेदारी है, जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो हमें खुद अदा करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। बहरहाल शहजाद, जो सूरत हाल थी, मैं ये समझती हूँ कि अभी भी 2 दिन है। हुकूमत अगर देखिए ना, मास्क की भी तो पाबंदी जो है वो इस वजह से कर रहे थे कि सख्ती थी, आपको अंदर नहीं जाने। अब बिजनेसमैन कभी ये नहीं चाहेगा कि लोग कम आए, वो तो ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, फिर ये वक्त है कि उनकी चीज़ें जो है वो बिकें। लेकिन बात यह है कि सेहत भी तो ज़रूरी है ना, बजाय इसके कि पूरा कारोबार खुदा ना खास्ता बंद हो जाए बाद में इस वबा की वजह से, पहले से इंतजाम कर लिए जाएँ। सो ये हो सकता था जो आज मुझे लग रहा था। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा कि कारोबारी जो शख्स है वो कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन आप ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिवली करना भी बड़ा मुश्किल है। एक बात और जो भी डिस्कस हुई वो भी बिल्कुल ठीक है कि अवाम की अपनी जिम्मेदारी, कि आपके पास कितने ऐसे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कितने ऑफिसर्स हैं, वो कितनी मार्केट्स को चेक कर सकते हैं, कितनी शॉप्स को सील कर सकते हैं। तो वो मुमकिन ही नहीं है जब तक आप खुद ये काम नहीं करेंगे। और आपने अक्सर अच्छी शॉप्स पे देखा होगा, ख़ास तौर पे जो अद्वियात की दुकानें हैं, कि वो आपको रोक देते हैं कि पहले से यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा मौजूद हैं, जब वो निकलेंगे तब आप अंदर जा सकते हैं। तो ये अपने अपने आप की बात है कि अगर आप ये करना चाहेंगे, अगर आपने सिर्फ मुनाफा कमाना है, कारोबार करना है, और तो फिर तो इसका कोई हल ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम अवामी शऊर की बात कर रहे हैं। बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जहाँ पर भी उनको मौका मिलता है वो शऊर की बात करते हैं, लोगों को अवेयर करने की बात करते हैं, ईमानदारी की और सच की बात करते हैं। अभी आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमात जो हो रहे हैं, अवामी इज्तिमात, उनसे वो खिताबात कर रहे हैं, और उसमें बार बार वो यही बात कर रहे हैं कि अक़वाम आलम में अपने मुल्क को, अपनी कौम को किस तरह से सरबुलंद करना है। कितना अवामी शऊर जो है वो पैदा हुआ है हमारी कौम के अंदर, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और ये कितना ज़रूरी है इसके ऊपर एक लीडर जो है वो बार बार आके बात करे, और वो खुद कितना ज़रूरी है कि वो खुद ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, ताकि लोग इसको फॉलो करें। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अब खसारा बस, उदारा। इंसाफ की तजल्ली बिखेरने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह सबको राह हक पर चलने की तौफीक दे।
बेलिचिक का जमींदार तलवार और गुनाल तीर साबित होगा। गुनाल सरदार को हमारे सिरों पर खंजर की तरह मुसल्लत कर दिया। अर्तुरुल सरदार की मौत मेरे हाथों होगी। अर्तुरुल सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं बल्कि हम सबका दुश्मन है। अब हमारे लिए एक नया दरवाजा खुल गया है और शोलों से दहक रहा है। अर्तुरुल मासूम भेड़ की खाल में एक भेड़िया है। तुम्हारी जान खून बहाए बगैर लूंगा। यहाँ पर रियासत मैं हूँ। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, मोटराइज्ड ग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। इस हफ्ते की एपिसोड से शुरू हो रहा है सुपर फैन कॉन्टेस्ट। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी और जीतें शानदार ट्रिप। कीप वॉचिंग 60 आवर्स टू ग्लोरी। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमात से ख़िताब कर रहे हैं। बाग में फिर भिम्बर में उन्होंने ख़िताब किया और बड़ी ही बुनियादी बातें जो आवाम में शऊर उजागर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे एक लीडर को न सिर्फ अपनी गुफ्तगू के ज़रिए बल्कि अपने किरदार के ज़रिए भी आवाम के लिए जो मैसेज देना होता है वो वज़ीर आज़म ने दिया। और उन्होंने ये कहा कि कौमी वक़ार को अक़वाम आलम में किस तरह से आपने उजागर करना है, उसको कैसे सरबुलंद करना है और इसका अज़्म जो है वो न सिर्फ लीडर का काम है बल्कि हर पाकिस्तानी का काम है। इसी तरह ईमानदार क़यादत को वोट देने की भी उन्होंने अपील की। लेकिन ये किस हद तक शऊर जो है वो लोगों में आया है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, हुकूमती रहनुमा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके वक्त के लिए। आफ्ताब साहब, वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की है, जो बातें की हैं, वो सिर्फ कश्मीरी अवाम के लिए नहीं है, वो हर पाकिस्तानी के लिए हैं। आप जो वो ईमानदारी की, सच की जो वो बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अब अवाम में इतना शऊर आ चुका है कि वो एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट लीडर को चुने, उसका इंतखाब करें? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। देखिए, बात यह है कि लीडर का कमाल क्या है। लीडर का कमाल ये है कि वो वोट की मांगता, वो एक विजन देता है आवाम को कि भाई आपको कैसी क़यादत आपकी होनी चाहिए, कैसी लीडरशिप होनी चाहिए, आपकी जिंदगी के अंदर क्या चीजें जो है वो है, क्या असूल आप अपनानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में 70 साल हो गए, अभी तक आपने जो देखा है सूरत हाल वो ये है कि हमने एक दूसरे की सिवाय मुखालफत, एक दूसरे को बुरा भला कह दिए, हमने कोई पैगाम, कोई मैसेज किसी भी लीडर ने नहीं दिया। अब देख लें, उठा के देख लें, अभी भी जो कश्मीर के इसके अंदर ऑपोजिशन कर क्या रही है, सवाए बुरा भला कहने के सवाए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम लीग को तो ये करना चाहिए था, वहां पर कहते 5 साल में ये काम किया है और इन कामों को आगे के पाए तकलीफ तक पहुंचाएंगे और ये नए काम है, नई चीजें जो हमारे सहन में हमने कश्मीर से करना है, वो वहां पे खड़े होकर सवाए पाकिस्तान जो लीडरशिप इस वक्त जो है प्राइम इमरान खान के खिलाफ बोलने की या PTI के खिलाफ बोलने की, इसके अलावा कुछ बात भी है। हालांकि अभी मुकम्मल में इलेक्शन के तो उनके पास तो बहुत मैदान था कि वो की बुनियाद के ऊपर पास जाती है और वो मुखालफत की बुनियाद करते हैं। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी 5 साल माजी में गुजारा, पीपल्स पार्टी को ये था कि जी हमारी देखने कारकर्दगी ये देख और इसकी बुनियाद पे हम चाहते हैं कि आपसे वोट लें, लेकिन ऐसा नहीं। और जो इमरान खान है वो तो एक बात करता है, वो की बात करता है, जो वहाँ के मुकामी। आफ्ताब साहब, आप सही कह रहे हैं और आज जो बात वज़ीर आज़म ने भी कही वो यही कि आप वोट उसी शख्स को और जमात को दें जिससे आप समझते हैं कि वो ईमानदार हैं और यकीनन ये वोटर्स का इस्तेहकाक है वो किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं। सिर्फ एक बात ये पूछना चाहूँगा कि माजी में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी, अब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा
अपोजिशन भी, हुकूमती जमात भी उसमें जो दिलचस्पी है और जिस तरीके से उसकी मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज है, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? अच्छा, उसकी दो वजह है। देखिए, उसकी दो वजह है। माजी में ऐसा होता था कि वहां पर लोगों को ये जहन में होता था कि जिसकी भी हुकूमत इस्लामाबाद में होगी उसी की हुकूमत गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में होगी। लेकिन इस दफा ऐसा हुआ है कि क्योंकि उन्हें ये उम्मीद हो चुकी है कि जी अब इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन होंगे और मुदाखलत किसी की भी नहीं होगी, तो इसलिए हर एक को मौका मिला है, वो बात भी करते हैं और वो जलसे भी कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, ताकि ये कि खुलकर, मतलब आप जब सियासी मैदान में हो तो आप खुलकर अपनी राय का इजहार करें और चीज़ों को बेहतर करें। लेकिन मैं ये बड़ी मायूसी है कि इन सब चीज़ों के बावजूद जो अपोजिशन का किरदार होना चाहिए था वो इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सवाए तनकीद करने के और उसके अलावा उन्होंने कोई प्रोग्राम तो दिया नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तनकीद ही करनी हो तो हमारे पास इतना सारा मवाद मौजूद है। हम कह सकते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब जब इंडिया गए तो वो तो आलू गोश्त की बात कर रहे थे, वो बम्बई क्लास के स्टोर की बात कर रहे थे, वो तो पीठ पे छुरा घूमने की बात कर रहे थे, वो तो उस भगवान की बात कर रहे थे कि जिसको हिंदू मानता है उसको कहते हैं कि वो हमारा भी भगवान वो है। ये ऐसी सारी बातें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये है कि हमें चाहिए कि कौम की तरबियत करें और कौम को ये सिखाएं कि आपने वो लीडरशिप को अपनाना है जिसके पास विजन हो, जो कुछ करना चाहती हो, जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहती हो, मुल्क को ऐसा प्रोग्राम देना चाहती हो जो फलाई प्रोग्राम हो, जो आवाम की मसाइल को हल करता हो। सही। लेकिन उसके बरक्स आपने देखा कि सवाए तनकीद के और कुछ है। सही। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो एन मुहिम के दौरान, इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिका चले गए। फिर मरियम बीबी जो बातें कर रही हैं वहाँ पे, वो अपनी 5 साल जो हुकूमत है उसकी कोई कारकर्दगी के हवाले से बात नहीं कर रही। तो आप क्या समझते हैं, क्या शिकस्त तस्लीम कर ली है आपके हरीफों ने? नहीं, देखिए, शिकस्त तो नहीं तस्लीम की है। और मैं समझता हूँ कि जब तक मैच मुकम्मल ना हो, जब तक 25 जुलाई का दिन का सूरज गुरूब ना हो, इलेक्शन कंप्लीट ना हो, उस वक्त तक कुछ कहना जो है कबल वक्त है। लेकिन मुझे मायूसी जो है वो इस बात की है कि देखिए, हमें चाहिए कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं तो मैं अपने हल्के में जब जाऊं तो मेरे पास मेरे 5 साल की कोई कारकर्दगी हो जिसको मैं अपने आवाम के सामने रख सकूं कि भाई मैंने ये काम किया आपके लिए, मैंने ये आवाज उठाई आपके लिए, मैंने ये चीजें सोची आपके लिए जिससे किस हद तक मैं अमल कर सका हूँ। अब अगर आप मुझे और मौका देंगे तो मैं इन चीजों को मुकम्मल कर लूंगा। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं वहां जाने के बाद सवाए मुखालफत की और कुछ ना करूँ तो ये आवाम मुझसे कहेगी कि भाई आप अभी तो हुकूमत में थे, आप अभी MLA थे, आप अपनी कारकर्दगी की बात करें। तो अब लोग जो है वो, मैं समझता हूँ कि बाशऊर हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात का भी हामी हूँ कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए ताकि किसी को शिकायत ना हो कि ये इलेक्शन फेक है, जैसे कि माजी में होता रहा हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जी हाँ, जो हुकूमत आई, जो जीता उसने कहा बहुत फेयर इलेक्शन, जो हारा उसने कहा ये सदी का सबसे धांधलीशुदा इलेक्शन है। तो इससे हमें निकलना चाहिए और हमें मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। बिल्कुल, मसाइल के ऊपर। कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है आफ्ताब साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी मंशूर है, जो गुज़श्ता इंतखाबात में हमने देखा, वो उससे सब वाकिफ़ हैं। लेकिन कश्मीर के लिए ऐसा क्या करेंगे? माजी में हम ये देखते आए हैं कि कश्मीर की क़यादत जो भी आती है वो उसको मसला कश्मीर को भारत पाकिस्तान उससे जोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के अंदरूनी मसाइल भी बहुत सारे हैं, बेरोज़गारी, गुरबत और दीगर मसाइल हैं। सो तहरीक इंसाफ क्या ऐसा मुख्तलिफ करने जाएगी अगर आप अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं जो माजी में हुकूमतें नहीं कर सकी कश्मीर में? अच्छा, देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा और लड़ रहे हैं, इसे बड़ी शख्सियत मिलेगी जब हमारी हुकूमत वहां पे आएगी। हम इसे और बहुत भरपूर तरीके से मुकदमे को लड़ सकते हैं। और सिर्फ वो इमरान खान फिर नहीं लड़ेगा, बल्कि वहाँ की मुंतखब जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम होंगे या वहाँ के मुंतखब लोग हैं, वो भी दुनिया में जाकर अपना मुकदमा लड़ेंगे, जो हमने अभी माजी में नहीं देखा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब इस्लामाबाद की क़यादत और आजाद कश्मीर की क़यादत एक पेज पर होगी, उसका विजन एक होगा, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छे तरीके से जो है हम मुकदमा आजाद कश्मीर का जो है, कश्मीर का जो इंडिया में हमारे जम्मू और कश्मीर का मुकदमा है, वो हम पूरी आलमी दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे।
तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो होगा कि दोनों एक जब होंगे और वो बेहतर तरीके से। लेकिन माजी में क्योंकि आपने देखा है कि कश्मीर का जिस तरह इशू उठाना चाहिए था, जो दुनिया के सामने इस तरह नहीं उठाया गया, तो इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है कश्मीर साथ को। और जहां तक रह गया कि कश्मीर के लोगों का मुतालबात, जो आपके सामने इमरान खान ने वहाँ के फलाई कामों के बारे में बताया, क्योंकि इस साल के आखिर तक जो है हेल्थ कार्ड सबको दे दिए जाएंगे और खास प्रोग्राम के जरिए और लोगों को प्रोग्राम दिए जाएंगे, कामयाब नौजवान के जरिए प्रोग्राम दिए जाएंगे। तो ये बेरोजगारी खत्म करने में और उसकी माली और जो परेशानियां उसे कम करने में बहुत मददगार साबित है। सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि हमने वज़ीर आज़म के जो खिताब सुने उसमें ज़्यादा जो ज़ोर वो दे रहे हैं, ज़ाहिर है पीटीआई की हुकूमत वहाँ रही नहीं है, तो वो ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि आप ये देखें कि ऑनेस्ट कौन है, ईमानदार कौन है, उसको चुनें और उसको लेकर आएँ। एक तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि लोगों को इदराक है इस बात का कि ये क्राइटेरिया जो है, ये इसकी समझ है उन्हें कि वो इस बेसिस के ऊपर जो है वो फैसला करें। और दूसरा ये कि क्या जिस तरह से हमने हर फोरम पे देखा, इंटरनेशनल फोरम पे, कि जो कश्मीर का मामला है वो वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से उठाया है, आप समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है, कश्मीरी अवाम अब ये समझते हैं कि वो कश्मीर का भी मुकदमा उससे बेहतर और कोई नहीं लड़ सकता? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि अब बहुत फर्क आ चुका है माजी के हालात को देखते हुए और अभी मौजूदा हालात को देखें तो लोगों के अंदर शऊर भी ज्यादा आ गया है। लोगों के पास मीडिया भी अब वो बड़ा, आप लोग ने हुकूमत का पैगाम जो है बड़ी अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके बावजूद अगर लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने उनका मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ा, तो ये फिर बड़ी मायूसी की बात होगी। लेकिन मैंने जहाँ तक लोगों से मिला हूँ और मैं लोगों को देखा है, उन्हें इमरान खान की जात पर तो कोई एतराज नहीं है। वो तो इमरान खान की इमानत और सदाकत और सच्चाई के ऊपर मुकम्मल उन्हें यकीन है। हाँ, अगर कहीं पर कोई थोड़ी बहुत कमजोरी या खामी होगी तो वो हर जगह पे होती है, वो मुकामी लीडरशिप के ऊपर होती है, तो जिसके ऊपर लोगों की पसंद नापसंद होती है। लेकिन इमरान खान की हद तक जो है वो तो पूरा यकीन है उन्हें कि जी इमरान खान एक ईमानदार, सच्चा, और उनका मुकदमा जिस अंदाज से इमरान खान ने लड़ा है वो कोई और ना माजी में लड़ा है और ना आगे वाले वक्त में। क्योंकि इस पूरी तहरीक, इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में आपने ना बिलावल के मुंह से और ना ही मरियम के मुंह से कभी कोई इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए नहीं सुना कि उसने कभी मोदी को ललकारा हो, उसने कभी इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी बात की हो या कहीं आलमी दुनिया को जगाने की कोई बात की हो कश्मीर के मसले के। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने कीमती वक्त हमें दिया। इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। बस मुख्तसर ज़रा प्रेडिक्शन बता दें कि क्या चल रहा है वहाँ पे और आपका क्या अंदाज़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें समेटने में की सलाहियत रखती है? देखिए, तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है बड़ी आसानी के साथ हुकूमत बना लेगी। और मैं आज मीरपुर में था जहाँ प्राइम मिनिस्टर का जलसा था, पीटीआई को तमाम का तकरीब था और खासतौर पर इमरान खान साहब जो तकरीब थी उसमें लोगों का बुलाऊ गरमाया है। और दो हल्कों का जलसा था, यानी पूरी दिल्ली में लोग नहीं आए, फिर भी इसके बावजूद था। इसी तरह हमने कल बाहर में देखा तो आजाद इरशाद साहब की ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। मैं भी उनसे ये पूछना चाह रही थी कि जलसों में तो जोश खिताबत होता ही है, लेकिन बात यह है कि अगर वहाँ के लोग गुज़श्ता हुकूमतों से नाला हैं तो इस हुकूमत से भी उनको क्या उम्मीद है, वो क्यों वोट दें? सो ये वो चीज़ें हैं कि किस हद तक कश्मीरी अवाम के मसाइल को एड्रेस किया गया है। एग्जैक्टली। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, ये हुकूमतें कर चुके हैं आज़ाद कश्मीर में। और अब जो हुकूमत है वो भी आजमाया जा चुका है। तो तहरीक इंसाफ जैसे पूरे पाकिस्तान में एक नारा लेके आई थी कि हमने एहतसाब के साथ जो है यहाँ पे मुआशी तरक्की को भी लेके आना है, तो कश्मीर में भी एक उनके लिए एक टेस्ट केस है। और यकीनन कश्मीर के अवाम, एक फैक्टर यकीनन ये होता है कि जिसकी हुकूमत फेडरल या वफाक में हो उसकी हुकूमत माजी में बनती आई है। और लेकिन ये कि हम देखते हैं कि कश्मीर के अवाम भी उतने ही बाशऊर हैं जितने पाकिस्तान के बाकी अवाम हैं सियासी तौर पे, और यकीनन वो अच्छा फैसला करेंगे। और आज जो वज़ीर आज़म साहब ने उनको ये समझाने की भी कोशिश की है
और बगैर मतलब ये कहे कि आप तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, जो आप समझते हैं जो ईमानदार है जमात या उम्मीदवार, आप उसको वोट दें। अब वो लोग बेहतर सियासी तौर पे अपना इंतखाब या अपना फैसला मुस्तकबिल का कर सकते हैं कि कौन उनके लिए बेहतर है, कौन नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए, जिसमें सेहत है, जिसमें तालीम है, जिसमें गुर्बत है। ये सारी चीज़ें जो हम बाकी पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है। आज भी जो खिताबात किए गए आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने जो हेल्थ कार्ड है, यानी जो बुनियादी सहूलियात हैं, उनके हवाले से बात की और उन पर ज़्यादा जोर दिया। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ये जो बुनियादी मसाइल हैं इनको एड्रेस किया जाएगा और इनके हवाले से काम किया जाएगा। बहरहाल ये तो अभी कबल वक्त होगा, ये हम देखते हैं कि किसकी हुकूमत यहाँ पे बनती है और क्या होता है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मिशेल बुखारी, शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।